जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3301 से 3303। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये हुआंग स्वाभाविक रूप से जानता था कि ये ज़िवेन कितना शक्तिशाली था। इससे पहले ये ज़िवेन ने 10 महान सम्राटों में से 2 को लगातार मार डाला था। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि ये ज़िवेन उसे पूरी तरह से कुचल सकती है। उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे बस ये ज़िवेन को रोकना था। इलेक्ट्रोक्यूट लॉर्ड द्वारा युद्ध सम्राट को मारने के बाद ये ज़िवेन भी मर जाएगा। इलेक्ट्रोक्यूट लॉर्ड को आमंत्रित करने के लिए उन्होंने बड़ी कीमत चुकाई थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें इलेक्ट्रोक्यूट लॉर्ड पर बहुत भरोसा था। हम कुएं में मेढक, ये ज़िवेन ने ठंडे स्वर में कहा। कितनी परेशानी है। अगर मुझे डर नहीं होता कि तुम भाग जाओगे तो मैं पहले इलेक्ट्रोक्यूट लॉर्ड को मारने जाता। अब केवल वही मेरा प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य है। अहंकारी मूर्ख। जब ये हुआंग ने देखा कि ये ज़िवेन ने उसे गंभीरता से नहीं लिया तो वह क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। आमतौर पर वह ऐसे शब्दों से नाराज नहीं होंगे, हालांकि ये ज़िवेन के सामने ये बिल्कुल अलग था। ये ज़िवेन एक चींटी थी जिसे वह किसी भी समय कुचलकर मार सकता था। अब ये ज़िवेन उससे ऊपर रहना चाहता था। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? उसने अपना हाथ पलटा और एक गहरी चमक दिखाई दी। हाँ, एक गहरी चमक। सारा आकाश इस चमक से भर गया। वह पहले ही अंधेरे के नियम का चरम सीमा तक अभ्यास कर चुका था। वह चमक को प्रतिबिंबित कर सकता था। रात्रि की आभा उफनते ज्वार भाटे की भांति प्रकाशित हो रही थी। ये काले कानून करोड़ों की संख्या में थे और वे पूरी तरह से नष्ट हो गए, एक चौंकाने वाले विशाल रूप में बदल गए जिसने ये ज़िवेन को ढक दिया। ये हुआंग की हमले की गति बहुत तेज थी, हालांकि ये ज़िवेन की गति और भी तेज थी। यह महज प्रयास का एक क्षण था। पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ में तलवार की रोशनी आ गई। यह अज्ञात था कि इस तलवार की रोशनी में तलवार की कितनी तकनीकें समाहित थी। लगभग हर मिनट और हर सेकंड में तलवार की एक नई तकनीक तैयार हो जाती थी। यह सदैव परिवर्तनशील था और इसे समझ पाना असंभव था। जहां भी तलवार की रोशनी गुजरती, रात्रि सम्राट के हमले घटते ज्वार की तरह कम हो जाते। कहना चाहिए कि वह पूरी तरह पराजित हो चुका था। वह पूरी तरह से हार गया था। ये ज़िवेन को अब किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं थी। अतीत में ये हुआंग को हराने और मारने के लिए उसे सभी प्रकार के साधनों की आवश्यकता रही होगी। अब वह अकेले ही अपनी तलवार से दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता था। इतना मजबूत। ये हुआंग को तुरंत तलवार की रोशनी का तेज अपने पास आता हुआ महसूस हुआ। इससे उसके गालों में छेद हो गया और उसे दर्द महसूस हुआ। उसे तुरंत ये ज़िवेन की ताकत का एहसास हुआ। ये बस एक साधारण तलवार की रोशनी थी, लेकिन इससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी पीठ पर कोई खंजर पड़ा हो। ये ज़िवेन ने अभी तक अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग नहीं किया था। वह अचंभित रह गया और बार बार पीछे हट गया। हजारों अफवाहें और अफवाहें थीं, लेकिन उनमें से कोई भी उतना चौंकाने वाला नहीं था जितना उसने अपनी आंखों से देखा था। ये ज़िवेन के सामने उसके हमले विफल हो गए और बड़ी ताकत के साथ फूट पड़े। हुश! एक और तलवार का वार किया गया। तलवार की रोशनी बर्फ की तरह चमकीली थी और एक तलवार की रोशनी 14 प्रांतों को ठंडा कर सकती थी। तलवार की रोशनी से बाहर निकली ठंडी हवा दुनिया में भर गई, मानो वह तलवार के रास्ते के साम्राज्य में बदल गई हो। इस स्थान पर बाकी सभी चीजें निम्नतर थीं और केवल तलवार ही श्रेष्ठ थी। ये तलवार की किरण हजारों तलवार की किरणों में विभाजित हो गई, जैसे कोई सफेद इंद्रधनुष आकाश को पार कर रहा हो, आकाश में एक विशाल जाल में बंध गया हो। नाइट मोनाक पीछे हट गया और अंततः खुद को स्थिर कर लिया। वह कोई धक्का मुक्की करने वाला नहीं था। वह एक समय 10 महान सम्राटों में से एक थे। ताकत के मामले में वह ईगल हॉर्न मोनाक और ब्लड एम्प्रेस लिंग लॉन्ग से कमतर नहीं था। जैसे ही उसने अपना पैर जमाया, उसने तुरंत पलटवार किया।
उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसके शरीर के चारों ओर आभा अचानक बढ़ गई। उनकी पिछली आभा की तुलना में उनकी आभा कुछ स्तरों तक बढ़ गई थी। ये एक शब्द उसके सिर के ऊपर प्रकट हुआ और यह शब्द लगातार घूम रहा था और उसके शरीर में एकीकृत हो गया। तभी उसके शरीर से एक काला प्रभामंडल फूटा और वृत्तों में फैल गया। इसने वास्तव में ये शिवेन की तलवार की किरण को दूर जाने पर मजबूर कर दिया। इसके उलट उन्होंने जवाबी हमला बोल दिया। उसने अचानक अपने बड़े हाथ से उसे बाहर निकाला और वह एक विशाल हाथ के निशान में बदल गया। वह नीचे गिर गया और ऐसा लगा मानो वह दुनिया को पलट देना चाहता हो। लगभग तुरंत ही आसमान में दरारें दिखाई देने लगी। इस बड़े हाथ के निशान की ताकत का अंदाजा कोई भी अच्छी तरह से लगा सकता है। हालांकि ये ज़िवेन अभी भी वैसी ही थी। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी उदासीन थी और उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया। एक पल में उस पर हमला करने वाली काली हवा सीधे गायब हो गई। फिर उसने अपनी तलवार फिर से मारी। तलवार की किरण हमेशा बदलती रहती थी और हजारों हजारों प्रकार की शक्तियों में परिवर्तित हो जाती थी। फिर तलवार बड़े काले हाथ के निशान पर लगी। टकराना। बड़ा काला हाथ का निशान तुरंत नष्ट हो गया और ये ज़िवेन की तलवार की किरण ने अपनी गति नहीं खोई। ऐसा लग रहा था मानो उसने पूरे आकाश की सील को भेद दिया हो। थम्प थम्प थम्प। ये हुआंग बार बार पीछे हट गया और तलवार की किरण से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन उसकी पूरी बाह से लगातार खून बह रहा था और खून की हर बूंद आकाश में छेद कर रही थी। पहले एक्सचेंज में उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। वह ताई संत सम्राट और क्यूई सम्राट को बिना किसी कठिनाई के, यहाँ तक कि आसानी से दबाने में सक्षम था। लेकिन ये ज़िवेन का सामना करते समय उन्हें पहले एक्सचेंज में बड़ा नुकसान हुआ। अगर वह समय रहते चकमा न देता तो उसे इतनी छोटी चोट नहीं लगती। उसका पूरा शरीर आधा कट गया होगा। केवल इस स्तर पर आप आज मृत्यु से बच नहीं सकते। ये ज़िवेन चिल्लाया और एक कदम आगे बढ़ाया। उसके हाथ में तलवार की रोशनी चमक उठी और आगे की ओर बढ़ी। तलवार ने रात्रि सम्राट की सभी सुरक्षाओं को नष्ट कर दिया। मैं तुम्हें आपकी इच्छानुसार कैसे करने दे सकता हूँ। अचानक ये हुआंग की आध्यात्मिक शक्ति आसमान छू गई। वह कोई जीवित व्यक्ति नहीं बल्कि एक पौराणिक भूत देवता जैसा प्रतीत होता था। संपूर्ण विश्व की शक्ति उसके शरीर पर प्रक्षेपित की गई थी और हजारों विश्वों की इच्छा उसके शरीर में जुड़ गई थी और वह इसका उपयोग कर सकता था। इस समय वह दुनिया का एकमात्र सम्राट, एकमात्र अधिपति था। वह सब कुछ जिस पर काली रोशनी चमक रही थी वह रात के अंतहीन पर्दे में डूबता हुआ प्रतीत हो रहा था। ये हुआंग ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और ये ज़िवेन की तलवार की किरण को कुचल दिया। तभी उसके हाथ में एक लंबी कृपाण आई और उसने पलटवार किया। दाओवादी मार्शल सम्राट, सावधान रहें। वह सिर काटने वाली रात है, सिर काटने वाली रात है। क्यूई सम्राट ने जल्दी से चेतावनी दी। इलेक्ट्रिक लॉर्ड की तुलना में जिसने उसकी मौत का नाटक रचा था, उन दोनों को ये हुआंग के बारे में गहरी समझ थी। किसी को पता होना चाहिए कि ये हुआंग फॉर्चून गॉड राजवंश के 10 महान सम्राटों में से एक थे। उनके कई अनूठे कौशल और दाव उपकरण प्रसिद्ध थे। ये ठीक है। ये ज़िवेन ने उसकी धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। वह फिर से आगे बढ़ा और फिर अपने नंगे हाथों से लंबी कृपाण को पकड़ लिया। हा, तुमने मेरे लंबे कृपाण को अपने नंगे हाथों से पकड़ने की हिम्मत की। तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये हुआंग जोर से हंसा, मानो वह अपने नाइट बेहरिंग सेबर द्वारा ये ज़िवेन की हथेली को आधा कटते हुए देख सकता हो। बजना। धातु के टकराने की तेज आवाज गूंजी। हालांकि चीजें उतनी अच्छी नहीं थी जितनी ये हुआंग ने कल्पना की थी। उसकी लंबी कृपाण ये शिवेन के हाथ पर गिरी, लेकिन उसने ये शिवेन को 2 हिस्सों में नहीं काटा जैसा उसने सोचा था। इसके विपरीत ये ज़िवेन के हाथ पर वार करने के बाद उसकी कृपाण चिंगारियों से भरा आकाश पैदा करने के बाद 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। क्या ये हुआंग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। एक शीर्ष दाव उपकरण के रूप में नाइट बीहेडिंग सेबर ये ज़िवेन की रक्षा को नहीं तोड़ सका।
ये तो बस एक चमत्कार था, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, अन्यथा दाओ उपकरणों को परिष्कृत करने के लिए इतना प्रयास कौन करेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि दाओ उपकरण अपने मास्टर के साथ पूरक होने पर उससे कहीं अधिक शक्ति प्राप्त कर सकते थे जो होनी चाहिए थी। क्या अब आश्चर्यचकित होने में बहुत देर नहीं हो गई है? ये जिवेन ने इस समय केवल उपहास किया। फिर उसने अचानक अपनी 5 उंगलियां मुट्ठी में बंद कर ली और मुक्का मार दिया। पुनर्जन्म के 6 पथों की शक्ति ने एक प्रक्षेप पथ बनाया जो गिरते हुए उल्काओं की तरह रात के आकाश को काटता हुआ सीधे ये हुआंग की ओर चला गया। ये हुआंग को उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन इस कृपाण को अपने नंगे हाथों से पकड़ लेगा, इसलिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हालांकि उसने बचने की पूरी कोशिश की, फिर भी उसकी छाती पर ये जिवेन की मुट्ठी लगी। सारी अंधेरी रात की रक्षा एक पल में पूरी तरह से बिखर गई और उसका पूरा शरीर उड़ गया। पफ! ये हुआंग ने मुंह से खून उगल दिया और स्वर्ण सम्राट का खून हर जगह बिखर गया। बस इसी मौके ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसके सीने में एक बहुत बड़ा छेद था और दूर से देखने पर वह बेहद भयानक लग रहा था। ये हुआंग की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना ये जिवेन की आकृति पहले ही ये हुआंग के सामने आ चुकी थी। बजना! एक लंबी तलवार के म्यान से बाहर निकलने की आवाज सुनाई दी। तलवार की चमक आकाश को झरने की तरह काट रही थी। उन्हें किसी फैंसी तकनीक की भी जरूरत नहीं थी, बस एक साधारण तलवार की तकनीक ही सभी को हराने के लिए पर्याप्त थी। दुनिया टकराना! ये हुआंग ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। उसकी गति ये जिवेन जितनी तेज नहीं थी, लेकिन साथ ही उसकी ताकत और कौशल ये जिवेन से कहीं कमतर थी। इस तरह की आमने सामने की टक्कर में वह स्वाभाविक रूप से नुकसान में था और ये जिवेन द्वारा विभिन्न तरीकों से पीटा गया था। ये हुआंग ने ये जिवेन की तलवार सीधे ले ली और उसकी लंबी कृपाण समय पर उसके शरीर की रक्षा नहीं कर सकी। और इस सब का नतीजा ये हुआ कि ये हुआंग का शरीर हर तरह की दरारों से बुरी तरह ढक गया। एक क्षण में ही दरारों ने उसके शरीर को बुरी तरह ढक लिया और हर दरार से भयानक खून बह रहा था। गर्जन! ये हुआंग ने दहाड़ लगाई और उसके शरीर में अंधेरे की सारी शक्ति एक पल में भड़क उठी, जिससे एक भयानक उन्माद पैदा हो गया। लीडर के रूप में उनके नाइट स्लैशिंग सेबर के साथ यह एक शक्तिशाली हमले में बदल गया और ये जिवेन की ओर बढ़ गया। जहां तक उसकी बात है, वह सीधे मुड़ा और भाग गया। अब तक हालांकि उन दोनों के बीच आदान प्रदान की संख्या सीमित थी, लेकिन इसने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचने से नहीं रोका कि उनका ये जिवेन से कोई मुकाबला नहीं था। उसने यहाँ ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की और तेजी से पीछे हट गया, घूम गया और भाग गया। उसने ऐसे क्षण को जीतने के लिए, भागने के क्षण को जीतने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। हालांकि ये जिवेन ये हुआंग को घूर रहा था, तो वह उसे भागने कैसे दे सकता था। ये जिवेन तुरंत जोर से हंसा, एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक अपनी तलवार से वार कर दिया। टकराना! तलवार की चमक ये हुआंग के शरीर पर पड़ी और अचानक एक और जोरदार धमाका हुआ। ये हुआंग का अविनाशी और अविनाशी शरीर वास्तव में बिखर गया और सीधे खून की बारिश से भरे आकाश में बदल गया। रक्त की एक एक बूंद आकाश में बिखर गई। प्रतिवेदन: किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन ये हुआंग की हत्या तब की गई जब उसे गार्ड से पकड़ लिया गया। उसने निश्चित रूप से इतनी जल्दी हार की उम्मीद नहीं की थी। ये जिवेन की तलवार की रोशनी से उसकी आत्मा चकनाचूर हो गई थी, इसलिए उसका पुनर्जीवित होना असंभव था। ईगल सम्राट और रक्त महारानी लिंगलांग को मारने की तुलना में ये हुआंग को मारना अब बहुत आसान था। कुछ ही चालों में ये हुआंग, जो शीर्ष 10 मार्शल सम्राटों में से एक था, उसकी तलवार के नीचे मर गया था। ये हुआंग, जिसने सभी को डर से कांप दिया था, उसकी तलवार के नीचे मर गया था। जब से ये हुआंग ने विद्रोह किया था, अनगिनत लोग थे जो उसे मारना चाहते थे। हालांकि कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था, लेकिन अब ये जिवेन ने ये कर दिखाया। तितली सम्राट, जो उपचार कर रहा था, क्यूई सम्राट और ताई सम्राट,
जो मदद करना चाहते थे, पूरी तरह से स्तब्ध थे। वे मूल रूप से ये हुआंग को वापस पकड़ने में मदद करना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। ये जिवेन ने कुछ ही चालों में ये हुआंग को मार डाला। इस तरह की ताकत के बारे में सोचकर ही लोग भयभीत हो जाते थे। ये है। मुझे डर है कि आज से स्वर्ग के नीचे नंबर 1 संप्रभु सम्राट की उपाधि किसी और के पास चली जाएगी। यदि वह बूढ़ा बिजली सम्राट मर जाता है। क्यूई सम्राट ने अपने दिल में मिश्रित भावनाओं के साथ कहा। ये जिवेन ने जो ताकत दिखाई थी, उसे देखते हुए ये स्पष्ट था कि वह पहले ही युद्ध सम्राट से आगे निकल चुका था। यदि युद्ध सम्राट के पास ऐसी खेती होती, तो उसे उन्हें बुलाने की आवश्यकता क्यों होती? यदि ये जिवेन होता, जब तक उसे रात्रि सम्राट का स्थान पता होता, वह रात्रि सम्राट के दरवाजे पर जाकर उसे बलपूर्वक मार सकता था। किसी प्रत्यक्ष साजिश या षड्यंत्र की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूर्ण ताकत के सामने किसी भी तरह की साजिश या खुली साजिश बिल्कुल बेकार होगी। लेकिन अब इलेक्ट्रिक लॉर्ड था, एक बूढ़ा सम्राट जिसने स्वर्गीय मास्टर दायरे तक पहुंचने की कोशिश की थी और मरा नहीं। अन्यथा वे लगभग कह सकते थे कि ये जिवेन दुनिया का नंबर 1 सम्राट था, सम्राटों में नंबर 1 था, और शायद स्वर्गीय मास्टर दायरे से दूर नहीं था। इस बीच दूसरी तरफ युद्ध सम्राट और विद्युतीकरण भगवान के बीच लड़ाई भी एक तीव्र चरण में प्रवेश कर गई थी। ये कहा जाना चाहिए कि विद्युतीकरण करने वाले भगवान ने अंततः युद्ध सम्राट को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। हालांकि युद्ध सम्राट को इतने वर्षों तक दुनिया में नंबर 1 शासक के रूप में जाना जाता था। हालांकि यह थोड़ा अवास्तविक था, नींव के मामले में वह बिल्कुल भी कमतर नहीं था। इलेक्ट्रिक लॉर्ड के कदमों में देरी करने और ये जिवेन के लिए पर्याप्त समय खरीदने के लिए वह भी बाहर गया था। उन्होंने विद्युत को रोकने के लिए स्वयं ही अग्नि प्रज्वलित कर दी थी, प्रभु के पदचिह्न। इसके अलावा इलेक्ट्रिक लॉर्ड भी इस पागल रुकावट से पूरी तरह से बाधित हो गया था। हालांकि उनका हताश संघर्ष केवल थोड़े समय के लिए ही चला, क्योंकि ये जिवेन ने इस समय पहले ही जीत हासिल कर ली थी। रात्रि सम्राट का सिर काट दिया गया। विदेशी प्राणियों की ओर से इलेक्ट्रो लॉर्ड के अलावा कोई नहीं बचा था। ये सभी ये जिवेन के हाथों मारे गए थे। हा, मार्शल सम्राट साथी, शाबाश। जब युद्ध सम्राट ने देखा कि ये जिवेन ने रात्रि सम्राट को मार डाला है, तो वह हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उनके लिए इससे बेहतर कोई खबर नहीं थी। नाइट सॉवरेन ने कई वर्षों तक कहर बरपाया था, और यह पहली बार नहीं था कि हुआंग शियाओलोग नाइट सॉवरेन को मारना चाहता था, लेकिन वह कभी ऐसा करने में सक्षम नहीं हुआ था। एक तरह से नाइट सॉवरेन, जो फॉर्चून डिवाइन राजवंश के खिलाफ लगातार बदला लेने की कोशिश कर रहा था, लाइटनिंग लॉर्ड की तुलना में हुआंग शियाओलोग के लिए बहुत कम खतरा था। अब जब उसकी इच्छा अंततः पूरी हो गई, तो इलेक्ट्रो लॉर्ड को पीछे हटाना ही बाकी रह गया था। उनकी राय में इलेक्ट्रो लॉर्ड को पीछे हटाना पहले से ही बेहद मुश्किल काम था। जहां तक इलेक्ट्रो लॉर्ड को मारने की बात है, तो उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। धिक्कार है, ये वास्तव में ऐसा है। इलेक्ट्रो लॉर्ड को कैसे पता नहीं चला कि ये जिवेन भी एक बहुत ही परेशानी भरा और भयानक अस्तित्व था, जब उसने देखा कि नाइट सॉवरेन को कुछ ही चालों में मार दिया गया था। उसने उनमें से एक को भी खत्म नहीं किया था, और दूसरा सामने आ गया। कहा जा सकता है कि स्थिति बेहद परेशानी भरी थी। युद्ध सम्राट, पहले रास्ते से हट जाओ, मुझे उसे मारते हुए देखो। ये जिवेन जोर से हंसने लगी और मैदान में कूद पड़ी। शब्द अब भी वही थे, लेकिन इस समय उसके शब्द ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे वे शेखी बघार रहे हो या उत्साहवर्धक हो। इसके बजाय वे बिल्कुल निश्चित भविष्यवाणी की तरह लग रहे थे। वह लड़ाई में कूद पड़ा और उसके हाथ में एविसी तलवार आ गई। वह तुरंत बाहर निकल गया। तलवार प्रकाश में हजारों परिवर्तन शामिल थे, और प्रत्येक परिवर्तन कई और परिवर्तनों में विस्तारित हो सकता था। ऐसी तकनीक को अतुलनीय रूप से आश्चर्यजनक कहा जा सकता है। अभी अभी तुमने मुझे छुरा घोंपा, अब मैं तुम्हें भी नरक में भेजने जा रहा हूँ। ये जिवेन जोर से हंसा, और उसके हाथ में तलवार की रोशनी बिजली की गति से बिजली भगवान पर गिरी।
लाइटनिंग लॉर्ड की प्रतिक्रिया गति वास्तव में बहुत तेज थी। उसने थंडर के दाव की खेती की, और थंडर का ये दाव स्वाभाविक रूप से चरम तक तेज था। बजना। बिजली भगवान की गति बहुत तेज थी। वह इस हमले से बचना चाहता था, लेकिन ये ज़िवेन की गति थोड़ी भी धीमी नहीं थी। वह लाइटनिंग लॉर्ड से कमतर नहीं था, जिसने थंडर के दाव और थंडर के कानून की खेती की थी। ये ज़िवेन सीधे आगे बढ़ी और लाइटनिंग लॉर्ड को भागने का कोई मौका नहीं दिया। एक पल में लाइटनिंग लॉर्ड के भागने के सभी रास्ते अवरुद्ध हो गए, और वह उसे फंसाना और मारना चाहता था। ऐसी परिस्थितियों में बिजली भगवान के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह केवल एक बिजली का भाला पकड़ सकता था और ये ज़िवेन से जोरदार टक्कर ले सकता था। एक जोरदार धमाका हुआ। विशेष रूप से बिजली भगवान के हाथ में भाले ने गड़गड़ाहट की एक भयावह शक्ति छोड़ी। यह एक लंबे अजगर की तरह था जो बाहर निकला हुआ था। हालांकि इन हमलों का ये ज़िवेन के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। सच तो यह है कि वे उसे थोड़ा भी पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सके। जोर जोर से धक्के। दोनों पक्ष कुछ कदम पीछे हट गए। यह आक्रमण बराबरी का लग रहा था। लाइटनिंग लॉर्ड 7 कदम पीछे हट गए, जबकि ये ज़िवेन 6 कदम पीछे हट गए। वह थोड़ा श्रेष्ठ था। यह मार्शल सम्राट वास्तव में लाइटनिंग लॉर्ड के साथ समान रूप से मेल खाता है। ये दुनिया वास्तव में पागल है। ताई संत सम्राट कहने से खुद को रोक नहीं सके। यदि उसने इसे अपनी आंखों से न देखा होता, तो उसके लिए इस पर विश्वास करना कठिन होता। वे दोनों सम्राट लॉर्ड्स थे, लेकिन जैसे ही बटरफ्लाई सॉवरेन ने लाइटनिंग लॉर्ड को छुआ, वह लगभग मर गई थी। हालांकि ये ज़िवेन वास्तव में लाइटनिंग लॉर्ड के खिलाफ लड़ने में सक्षम थी और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये पहले से ही एक चमत्कार था। क्या ये समान रूप से मेल नहीं खाता है? ये स्पष्ट रूप से मार्शल सम्राट है जिसका पलड़ा भारी है, क्यूई सम्राट ने तुरंत कहा। वह देख सकता था कि ये ज़िवेन एक कदम पीछे हट गया था और उसका पलड़ा भारी था। इस तरह की टक्कर में आधा कदम पीछे हटना भी ताकत में भारी अंतर का प्रतिनिधित्व कर सकता है। कहने को तो एक कदम का फासला था। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट था। हाँ, सचमुच ऐसा है। मार्शल सम्राट का पलड़ा भारी है। यह आश्चर्यजनक है, ताई संत सम्राट ने तुरंत कहा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका विश्वदृष्टिकोण उलट गया हो। बिजली भगवान 9वें क्षेत्र के शिखर पर थे। वह एक अजेय व्यक्ति था जिसने स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा। सम्राट लॉर्ड्स के बीच एक साथी ढूंढना मुश्किल था। हालांकि ये ज़िवेन बिल्कुल भी नहीं डरती थी और उसकी बराबरी भी कर सकती थी। ये पहले से ही एक चमत्कार था। क्या ऐसा हो सकता है कि मार्शल सम्राट वास्तव में एक बूढ़ा वरिष्ठ है जो बहुत समय पहले स्वर्गीय भगवान क्षेत्र में प्रवेश करने में असफल रहा? अन्यथा यह ऐसा कैसे हो सकता है? क्यूई सम्राट ने कहा। हालांकि वे दोनों ये ज़िवेन की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ जानते थे और जानते थे कि वह असंख्य स्वर्ग क्षेत्र से एक बाहरी व्यक्ति था, वे ऐसी स्थिति का सामना करने में मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन इस तरह के संदेह थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस सब ने उनकी समझ को पूरी तरह से विकृत कर दिया था। उनमें से युद्ध सम्राट सबसे अधिक हैरान था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि ये ज़िवेन कोई बूढ़ा राक्षस नहीं था जो स्वर्गीय भगवान के दायरे को तोड़ने में विफल रहा था। इन सम्राट लॉर्ड्स में लगभग कोई भी ऐसा नहीं था जिसने ये कहने का साहस किया कि वे उससे बड़े थे और उनका इतिहास उनसे लंबा था। यहाँ तक कि स्वर्गीय प्रभुओं में भी ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो उनसे बड़े हो सकते थे। जब वह पहली बार ये ज़िवेन से मिला तो उसे कोई रहस्य नहीं पता था। उस समय ये ज़िवेन की ताकत आज की तुलना में बहुत कम थी। ये बिल्कुल अतुलनीय था। उसने अब तक ये ज़िवेन को कदम दर कदम चलते हुए देखा था, और यह ठीक इसी वजह से था कि वह और भी अधिक चौंक गया था। इलेक्ट्रिक लॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से मारपीट करने के बाद वह अच्छी तरह से जानता था कि इलेक्ट्रिक लॉर्ड कितना भयानक था, इसलिए वह इसे स्वीकार ही नहीं कर सका। क्यूई सम्राट और सर्वोच्च संत सम्राट अभी भी उस पर संदेह करने का कारण ढूंढ सकते थे, लेकिन उनके पास ऐसा कोई कारण भी नहीं था।
वह ऐसी अप्रत्याशित घटना से उत्पन्न सदमे को केवल बलपूर्वक निगल सकता था। हालांकि वह तुरंत प्रसन्न हो गया। इस समय वह इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर सकता था कि ये जीवेन की ताकत फॉर्चून गॉड राजवंश की पूरी स्थिति में किस तरह के बदलाव लाएगी, क्योंकि वह बहुत दूर था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक लॉर्ड से निपटने का रास्ता खोजना था, या यहाँ तक कि उसे मार देना था। तथ्य यह है कि इलेक्ट्रिक लॉर्ड अभी भी जीवित था, इसका पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश की समग्र स्थिति पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। वहां अभी भी सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान ऊपर से उसे दबा रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रिक लॉर्ड कितना मजबूत था, उसने अभी भी स्वर्गीय लॉर्ड क्षेत्र में कदम नहीं रखा था। लेकिन युद्ध सम्राट के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। इलेक्ट्रिक लॉर्ड को मारना फॉर्चून गॉड राजवंश के लिए एक बड़े खतरे को मारने के बराबर था, और खुद के लिए भविष्य की परेशानियों को दूर करने के बराबर था। मूल रूप से उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब जब ये जीवेन के पास इतनी ताकत थी, तो ऐसा विचार स्वाभाविक रूप से सामने आया। जब इलेक्ट्रिक लॉर्ड ने पीछे हटना बंद कर दिया, तो वह तुरंत शांत हो गया। उसके सामने वाला व्यक्ति जितना उसने शुरू में सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। औसत 10 महान सम्राटों की तुलना में केवल थोड़ा अधिक शक्तिशाली होना एक हास्यास्पद अफवाह थी। क्या औसत 10 महान सम्राट इतने शक्तिशाली हो सकते हैं? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने कम समय में रात्रि सम्राट को मार सकता है। अगर वह होते तो भी इतने कम समय में यह उपलब्धि हासिल करना असंभव होता। रात्रि सम्राट की ताकत के साथ यह असंभव था कि उसके पास कोई तुरुप का इक्का न हो, लेकिन फिर भी वह ये जीवेन द्वारा मारा गया। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता। स्विश। इलेक्ट्रिक लॉर्ड के स्थिर होने के बाद वह कदम दर कदम ये जीवेन की ओर चला और अचानक तेज हो गया। एक पल में एक तेज दहाड़ सुनाई दी, और एक पल में वह पहले ही ये जीवेन के सामने आ चुका था। ये ठीक उसके दिल में डर के कारण था कि वह पहल को जब्त करना और पहल हासिल करना चाहता था, अन्यथा वह हर मोड़ पर दूसरों के नियंत्रण में रहेगा। बूम। उसी समय ये जीवेन के शरीर से असंख्य भयानक मार्शल आभाएं निकली और कानून प्रकट हुए, मोटे और मजबूत रिबन में बदल गए जो आकाश में लहरा रहे थे। उसके शरीर पर अनगिनत प्रकार की मार्शल आभाएं प्रकट हुई, और यह उसका महान दांव था। इलेक्ट्रिक लॉर्ड का सामना करते हुए उसने उसे कम नहीं आंका, बल्कि पूरी ताकत लगा दी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन उन दोनों की ताकत पूरी तरह खुल चुकी थी। उन दोनों ने 9वें क्षेत्र के संप्रभु स्वामी की ताकत को कहीं अधिक पार कर लिया था। ये लगभग कहा जा सकता है कि वे पहले से ही स्वर्गीय मास्टर दायरे में आधे रास्ते पर थे। उनकी शक्ति कितनी प्रबल थी, ये यहाँ पूर्ण रूप से परिलक्षित हुआ। इलेक्ट्रिक लॉर्ड पहले ही एक पल में बिजली की तरह चमक चुका था। वह ये जीवेन के सामने पहुंचा और हमला कर दिया। तुरंत ऐसा लगा जैसे माउंट ताई नीचे दब रहा था और दुनिया कांप रही थी। उसने लापरवाही से अपना हाथ बढ़ाया और आकाश को बिजली के ड्रैगन से भर दिया। क्षण भर के प्रयास में ही उन्होंने आकाश को सघन रूप से घेर लिया था। इतने सघन हमले के सामने ये जीवेन जरा भी चिंतित नहीं थे। इसके बजाय वह सीधे आगे बढ़ा और अपनी हथेली नीचे गिरा दी। एक पल में कई बिजली के ड्रैगन धराशायी हो गए। इन हमलों को सीधे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। इन सघन रूप से भरे हुए बिजली के ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद एक आकृति आकाश से बाहर निकली। यह इलेक्ट्रिक लॉर्ड था। उसका शरीर लंबा और भव्य था। वह दुनिया के एकमात्र भगवान की तरह लंबा और सीधा खड़ा था। ये देखकर कि ये जीवेन ने लापरवाही से उसके हमले को विफल कर दिया था, इलेक्ट्रिक लॉर्ड जरा सा भी विचलित नहीं हुआ। लगभग एक ही पल में हमलों की अगली लहर पहले ही आ चुकी थी। सभी स्वर्गों में तूफान। वह दहाड़ा और अचानक अपनी हथेली पलट दी। एक अतुलनीय विशाल बिजली स्रोत को पहले ही खत्म कर दिया गया था। ये जीवेन ने पहले भी इस तरह के कुछ बिजली स्रोत प्राप्त किए थे। हालांकि इसकी तुलना इलेक्ट्रिक लॉर्ड के हाथों से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती।
इलेक्ट्रिक लॉर्ड की ताकत किसी भी संप्रभु लॉर्ड से कहीं बेहतर थी जिसे येज़िविन ने पहले देखा था। उनके जैसा एक ही सांस में किसी का भी उल्लेख नहीं किया जा सकता। हर विशाल बिजली का स्रोत गिर गया और विस्फोट हो गया, जिससे पूरा स्थान ध्वस्त हो गया। अगले ही सेकंड में ऐसा लग रहा था मानो अगले ही सेकंड में वो पूरी तरह से ढह जाएगी। फिर वे सभी येज़िविन के शरीर पर गिर पड़े। येज़िविन बिल्कुल भी नहीं डरी। उसके शरीर पर टाइम रॉब दिखाई दिया और एक टाइम डोमेन दिखाई दिया। इसने समय की शक्ति को एक के बाद एक चक्र में उड़ा दिया, इन झंझावातों को शून्य में बदल दिया। वे उसके करीब ही नहीं पहुंच सके। हालांकि दूसरी तरफ युद्ध सम्राट और अन्य लोग मुसीबत में थे, विशेषकर बटरफ्लाई सॉवरेन। उनकी मार्शल ताकत मूल रूप से सबसे कमजोर थी। इसके अलावा वह एक बार गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। इस बार तो वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। केवल विस्फोट के बाद ही वह फिर से गंभीर रूप से घायल हो गया। पफ, उसने मुंह से पुराना खून थूका और फिर उसका पूरा शरीर उड़ गया। उन्होंने सीधे तौर पर अज्ञात वर्षों की मार्शल ताकत उगल दी। कहा जा सकता है कि उनकी जीवटता बुरी तरह घायल हो गई थी। बटरफ्लाई सॉवरेन को साथ लाते समय युद्ध सम्राट ने बिजली के स्रोत के विस्फोट के बाद तुरंत उसे उड़ा दिया जो उसकी ओर उड़ रहा था। यदि यह सिर्फ वह होता तो येज़िविन और इलेक्ट्रिक लॉर्ड के बीच लड़ाई के परिणाम उसके लिए घातक खतरा पैदा नहीं करते। हालांकि अगर वह बटरफ्लाई सॉवरेन को साथ लाता तो स्थिति पूरी तरह से अलग होती। दोनों बहुत मजबूत थे। लड़ाई का आकस्मिक परिणाम एक साधारण संप्रभु भगवान को गंभीर रूप से घायल कर सकता है या मार भी सकता है। वह सबसे भयानक बात थी। ताई संत सम्राट और ऊर्जा सम्राट अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और वापस लड़ने में असमर्थ होने के कारण उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि येज़िविन इतने भयानक हमले से बिल्कुल भी नहीं डरी। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि वे तूफान उल्कापिंडों की तरह धरती या तारों से टकराते रहें। उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया और उसे आसमान दिखाई देने लगा। उसने सीधे हमला किया और अपनी तलवार से उसे काट डाला। तलवार के इस वार से सारी जगह आधी कट गई। असीम अराजकता तुरंत फैल गई। दोनों के बीच की लड़ाई स्पष्ट रूप से सामान्य संप्रभु सम्राटों के बीच की लड़ाई के चरम को पार कर गई थी। अंतरिक्ष को यूं ही नष्ट करना आसान काम था। तलवार के प्रहार से संपूर्ण स्थान दो भागों में विभक्त हो गया। तुरंत ही अंतहीन अराजकता फैल गई। दोनों के बीच की लड़ाई स्पष्ट रूप से एक सामान्य सम्राट की लड़ाई के चरम को पार कर गई थी। अंतरिक्ष को नष्ट करना तो बस आसान काम था। हालांकि येज़िविन की तलवार की गति कम नहीं हुई। तलवार का बचा हुआ भाग गिरता रहा। इस हमले से बचने के लिए इलेक्ट्रिक लॉर्ड बार बार पीछे हट गया। हालांकि वह उसके हृदय को भी अतुलनीय सदमा लगा। वह अपने तूफानों की शक्ति से गहराई से परिचित था। एक साधारण नौविक क्षेत्र का संप्रभु भगवान अपने 2 वज्रपात खाने के बाद एक दुखद मौत मर जाएगा। हालांकि येज़िविन बिना किसी चोट के अपने निरंतर तूफानों के माध्यम से स्वतंत्र रूप से शटल कर सकता था। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात थी। ऐसी विधि उनकी कल्पना से लगभग परे थी। उसके पास अपनी वर्तमान साधना और ताकत हो सकती थी क्योंकि वह स्वर्गीय मास्टर दायरे में प्रवेश करने के बाद नहीं मरा था। हालांकि वह सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने पहले ही स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र के एक हिस्से की झलक देख ली थी, जो उसकी अपनी ताकत के लिए बहुत फायदेमंद था। हालांकि इसके लिए उन्होंने बड़ी कीमत चुकाई थी। वह काफी समय पहले ही अपनी चोटों से उभरे थे। इसीलिए उसने युद्ध सम्राट से निपटने के लिए रात्रि सम्राट का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। हालांकि यह मानव सम्राट कौन था? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसके साथ समान रूप से मेल खाना असंभव था। वह सोचता था कि वह दुनिया का नंबर 1 सम्राट है। हालांकि उन्होंने दुनिया के लोगों को कमतर आंका था। जैसा कि कहा जाता है, हमेशा आपसे बेहतर कोई न कोई होता है। हालांकि ऐसिया केवल एक पल के लिए ही चली। फिर उसने एक और हमला किया। उसका शरीर थोड़ा सा हिल गया और आकाश में गायब हो गया। गर्जन, गर्जन, गर्जन। हालांकि उसने केवल अतुलनीय तेज दहाड़े सुनी।
ऐसा लग रहा था मानो वे बिजली वाले ड्रैगन जीवित हो गए हो। वे हर जगह सघन रूप से भरे हुए थे। उन्होंने एक शक्तिशाली सेना बनाई और ये ज़िवेन की ओर बढ़ गए। यदि किसी सामान्य व्यक्ति को ऐसे दृश्य का सामना करना पड़ता है तो वे संभवतः मौके पर ही भयभीत हो जाएंगे, कोई प्रतिक्रिया देना तो दूर की बात है। हालांकि ये ज़िवेन के लिए ये कुछ भी नहीं था। उन्हें अतीत में अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा था। स्वर्गीय क्लेश के बिजली प्राणियों के विरुद्ध सभी प्रकार की बड़ी लड़ाइयां कुछ भी नहीं थी। ऐसा दृश्य उनके लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि वह हमला करने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी दोहरी पुतलियां खोली और सभी दिशाओं में देखा। वह सबसे पहले इलेक्ट्रिक लॉर्ड की आकृति को पकड़ना चाहता था। वह बहुत स्पष्ट था कि ये बिजली के ड्रैगन इलेक्ट्रिक लॉर्ड के नियंत्रण में थे। ऐसी परिस्थितियों में चाहे वह कितने भी बिजली के ड्रैगन को मार डाले, इससे इलेक्ट्रिक लॉर्ड के शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। इस मामले में इलेक्ट्रिक लॉर्ड को हराना बहुत मुश्किल होगा। केवल इलेक्ट्रिक लॉर्ड के शरीर को ढूंढकर ही वह उसे पूरी तरह से मार सकेगा। हालांकि जहां भी ये ज़िवेन की दोहरी पुतलियां गुजरी, 33 स्वर्गों से लेकर नीदरलैंड साम्राज्य तक सब कुछ उसकी दृष्टि की रेखा के भीतर होना चाहिए था। हालांकि इलेक्ट्रिक लॉर्ड पूरी तरह से गायब हो गया था, जैसे कि वह एक कोने में छिपने चला गया हो। चुपके, चूंकि तुम बाहर आने को तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें तब तक मार डालूंगा जब तक तुम बाहर नहीं आ जाते। मैं नहीं मानता कि तुम्हें इन बिजली के ड्रैगन को संघनित करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करने की आवश्यकता नहीं है, ये ज़िवेन ने ठंडे स्वर में कहा। उसके कदम थोड़े बदल गए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पूरी दुनिया हिल गई। स्थान, समय और सभी सिद्धांत हिल गए। वे उस सूक्ष्म संतुलन को बनाए नहीं रख सके, इसलिए उन्हें खुद को उजागर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तरंगों के वृत्त सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। बिजली के ड्रैगन जो उसका पीछा कर रहे थे वे ये ज़िवेन के करीब पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। वे ये ज़िवेन के बिल्कुल भी करीब नहीं पहुंच सके। वह एक अजेय युद्ध के देवता की तरह था, क्योंकि उसने सीधे इन बिजली के ड्रैगन के बीच में आक्रमण किया था। चाहे ये बिजली के ड्रैगन कितने भी क्रूर क्यों ना हो, वे ये ज़िवेन के करीब नहीं पहुंच सके। ये ज़िवेन को नहीं पता था कि उसने इनमें से कितने बिजली के ड्रैगन को मार डाला था। अचानक ये ज़िवेन के ऊपर एक आकृति दिखाई दी। वह वहां एक देवता की तरह खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका पूरा शरीर बिजली के कवच से घिरा हुआ था। ये बिजली कवच साधारण नहीं था। इसका प्रत्येक भाग बिजली के देवता के अनगिनत बिजली साम्राज्यों से बना था। यह अज्ञात था कि इस बिजली कवच में कितने बिजली साम्राज्य समाहित थे। ये बेहद भयानक था। इस समय उसे एहसास हुआ कि अकेले इन बिजली ड्रैगन पर भरोसा करके ये ज़िवेन से निपटना थोड़ा परेशानी भरा होगा। उसके हाथ में एक अतुलनीय विशाल तालाब प्रकट हुआ। इस कुंड में अनगिनत बिजली चमक रही थी और इस कुंड के केंद्र में एक विशाल आंख थी। द आई ऑफ स्काई पनिशमेंट। ये ज़िवेन ने तुरंत इसे पहचान लिया। वह इस आंख से बहुत परिचित था। क्या ये स्वर्गीय दंड की आंख स्वर्गीय क्लेश की शक्ति से नहीं बनी थी, जिसका सामना वह हर बार अपनी ताकत बढ़ाने पर करता था? हर बार जब वह स्वर्गीय क्लेश को पार करता था तो उसे आकाश की आंख की सजा नहीं दिखती थी। हालांकि वह इसे कई बार देख चुका था, इसलिए वह इस शक्ति से अधिक परिचित नहीं हो सका। हालांकि उसके सामने पूल में आई ऑफ स्काई पनिशमेंट की तुलना में स्काई पनिशमेंट की कुछ आंखें, जिनका उसने अपने पिछले कष्टों के दौरान सामना किया था, उसकी तुलना में फीकी पड़ गई। कोई तुलना ही नहीं थी। आपने वास्तव में अपने उपयोग के लिए स्वर्गीय क्लेश की शक्ति को परिष्कृत किया है, ये ज़िवेन ने आंखें सिकोड़ कर कहा। उसने सहज ही इस पूल में आई ऑफ स्काई पनिशमेंट से एक भयानक खतरा महसूस किया। ये शक्ति अब विद्युत भगवान की शक्ति नहीं रही। ये स्वर्ग की शक्ति थी जो उसने उधार ली थी। यह एक शक्ति थी जो स्वर्गीय दाव की थी। यहाँ तक कि कोई सम्राट भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। स्वर्गीय दाव की तुलना में एक सम्राट भी अभी भी बहुत महत्वहीन था। ये ज़िवेन की साधना के स्तर पर वह अक्सर स्वर्गीय दाव की नश्वरता और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को महसूस करते थे।
लेकिन अब इस शक्ति का उपयोग वास्तव में इलेक्ट्रिक लॉर्ड द्वारा किया जा रहा था। वह अब स्वयं नहीं था, वह लगभग स्वर्गीय क्लेश के प्रवक्ता की तरह था। वह स्वर्ग का प्रतिनिधि बन गया था और उन सभी चीजों और लोगों को दंडित कर रहा था जिन्हें वह नापसंद करता था। ये शक्ति अत्यंत भयानक थी। ये स्पष्ट रूप से एक सम्राट से भी आगे निकल गया था। स्पष्टतः यह उन चीजों में से एक थी जो उसने स्वर्गीय क्लेश को पार करने में असफल होने के बाद प्राप्त की थी। यह न केवल ताकत में एक बड़ा सुधार था, एक शिखर सम्राट की बेड़ियों को तोड़ना था, बल्कि एक तुरुप का इक्का भी था जो दुनिया को नष्ट कर सकता था। ये सही है, मैंने स्वर्गीय क्लेश की आंख को अपने उपयोग के लिए लिया है और इसे पूरी तरह से परिष्कृत किया है। कोई भी स्वर्गीय क्लेश की आंख से छिप नहीं सकता है और कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। आपके लिए जीवित रहना पूरी तरह से असंभव है। इलेक्ट्रिक लॉर्ड ने हार्दिक हंसी के साथ कहा। वह अभी कुछ इसी तरह की तैयारी कर रहा था। अब जब वह अंततः तैयार हो गया तो ये ज़िविन के मरने का समय आ गया था। ये वास्तव में एक अच्छी बात है। हालांकि आपको क्या लगता है कि आप केवल आकाश की आंख की सजा से मेरे साथ क्या कर सकते हैं? ये ज़िविन ने कहा, आगे नहीं बढ़ना है। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें।